Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे बेसल 1, 2, 3 के नॉर्म्स के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न इज़ ऑल्सो नोन एज, कल हमने पढ़ा था कि जो एक बेसल कमेटी बनाई गई थी बैंकिंग सुपरविज़न के लिए, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कमेटी, बैंकिंग रेगुलेशन कमेटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो कल हमने पढ़ा था कि जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कमेटी है वो बनाई गई थी किसके लिए? इंटरनेशनल लेवल पर सभी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई करता है, फादर ऑफ बैंक्स जिसको माना जाता है आरबीआई, उसी तरीके से ग्लोबल लेवल पर क्या है? हमारा बीआईएस है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कमेटी है, जिसको बीसीबीएस में बनाया गया था। बीसीबीएस को इस नाम से भी हम जानते हैं, बीआईएस के नाम से। आगे इसके एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ये जो है कब बनाया गया था, और 1970 1930 में वैसे तो ये आया था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नर ने जो इसको इस्टेब्लिश किया था इस कमेटी को रेगुलेशन के लिए, सुपरवाइजरी के लिए। तो द कमेटी वॉज डिसाइंड एज अ फॉर्म फॉर रेगुलर कोऑपरेशन बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर। अब ये क्या करता है? बीआईएस कल हमने पढ़ा था कि ये जो है सभी बैंक्स के बीच में जो इसके साथ बीआईएस के साथ सभी कोऑपरेट करते हैं, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो सेंट्रल बैंक है वो इसके साथ कोऑपरेट करते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ग्लोबल लेवल पर ना आए। इसलिए जो है बीआईएस को बनाया गया था, और इसको और किस नाम से जानते हैं? बीसीबीएस, जो भी पीछे पढ़ा हमने। नेक्स्ट है हाउ मैनी बेसल अकॉर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ऑफ नाउ। अभी तक जो है कितनी बेसल अकॉर्ड्स इंट्रोड्यूस हुई हैं? तो 1, 2, 3, 4 हमने कल पढ़ा था कि 3 बेसल नॉर्म्स आई हैं, बेसल 1, 2 एंड 3 इस तरीके से। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेसल जो अकॉर्ड है पब्लिश हुए थे, जो 1 इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1988 में हुआ था, जो सेकंड वाला इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2004 में हुआ था, एंड थर्ड वाला जो आया था वो 2008 में यूएस के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो आया था वो 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो 3 बेसल अकॉर्ड्स हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेट्स बेसल गाइडलाइंस। अब पूछा गया है कि जो बेसल की गाइडलाइंस हैं उनको कौन बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, G20 ग्रुप ऑफ गवर्नर्स, बीसीबीएस। देखो वर्ल्ड बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है। आईएमएफ, ये दोनों ही जो है ब्रेटन वुड्स में बनाई गई थी, ये दोनों, इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। G20 ग्रुप ऑफ गवर्नर्स, नो ये भी नहीं है। तो बीसीबीएस यानी कि बीआईएस जो भी हमने पढ़ा, ये जो है फॉर्मुलेट करता है बेसल की गाइडलाइंस को। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेसल गाइडलाइंस आर पब्लिश्ड बाय बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस, बेस्ड इन बेसल, स्विट्जरलैंड। और बेसल क्या था ये मैंने बताया था, जो ये स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, वहाँ पर हेड क्वार्टर है, इसलिए इसका नाम बेसल रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक इफ़ इट टेक्स एक्सपोजर ऑन रिस्कियर एसेट्स। कि क्या इफेक्ट होगा अगर मतलब कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अगर कोई बैंक क्या करता है? रिस्कियर एसेट रखता है। मान लीजिए कि एक बैंक ने क्या किया, काफ़ी लोन दिया हुआ है और उसको पता है कि अब जो है उसको उतनी की रिकवरी नहीं होनी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उसको मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेस की होगी, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा कैपिटल रिक्वायरमेंट में, या नन ऑफ दीज। तो कल हमने पढ़ा था कि जो बैंक है अगर वो किसी को लोन देते हैं लेकिन उस लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है, तो वो रिस्क जो है किसका होता है? बैंक का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना होता था? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालनी होती थी, और उसके हिसाब से जो है उनको रखनी पड़ती थी कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल रखनी पड़ती थी, ताकि अगर कभी डिपॉजिटर उनके पास आए, डिमांड करे अपने डिपॉजिट को विड्रॉ करने की, तो बैंक के पास जो है अवेलेबल हो इतनी कैपिटल कि वो सबका रिटर्न कर पाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि ऐसा माना जाएगा बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, तो इसके लिए क्या होगा? मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सो आंसर हेयर इज ए, more capital is required. A bank require more capital to cover riskier exposure and less capital for safer asset. अगर उसके पास सारी सेफ एसेट्स है तो उसको लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बैंक के पास ऐसी एसेट्स हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कैपिटल रखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्क फेस बाय द बैंक। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे रिस्क है जिनको कोई बैंक फेस करता है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इनकम रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो कल हमने पढ़ा था कि जो बैंक है वो क्रेडिट रिस्क भी फेस करता है, मार्केट रेट रिस्क भी फेस करता है, ऑपरेशनल रिस्क भी फेस करता है। सो जो आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। इनकम रिस्क वाला कोई रिस्क नहीं हमने उसमें पढ़ा था, तो जो ये तीनों तरीके के रिस्क हैं ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज आर कवर्ड बाय बेसल 1। इम्पोर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था कि बेसल 1 में किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, क्रेडिट रिस्क पर, मार्केट रिस्क पर, रेप्यूटेशन रिस्क पर, ऑपरेशनल रिस्क पर। अब इनमें जो है आंसर जो है नीचे ऑप्शन गिवन है ए एंड बी, ए एंड डी, ए, सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। तो जो यहाँ पे गिवन है कवर्ड बाय बेसल 1। अब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ए, जो क्रेडिट रिस्क है फोकस उस पर किया गया था और मार्केट रिस्क को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बेसल 1 में। तो आंसर ए एंड बी हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर 1 क्या है, बेसल 1 की जो गाइडलाइन है उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया था, क्रेडिट रिस्क पर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था मार्केट रिस्क को। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। In line with Basel second guidelines, what was the minimum percentage CRAR prescribed by Reserve Bank of India? अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो बेसल सेकंड की गाइडलाइन आई थी उनमें कितनी मिनिमम कैपिटल, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CRAR, बात एक ही है, कल हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, प्रेस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ RBI। कितनी जो है हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस इशू की थी कि इतनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सभी बैंक्स को रखनी होगी। तो जो फर्स्ट बेसल में थी वो 8% थी और सेकंड में भी कितनी रखी गई थी, 8% ही रखी गई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, लेकिन जो परसेंटेज थी वो पहले वाली थी। सो आंसर क्या था यहाँ पे 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएट्स टीयर 1 कैपिटल ऑफ बैंक्स अकॉर्डिंग टू बेसल अकॉर्ड, कि इनमें से कौन से टीयर 1 में कैपिटल जो हैं आते हैं बेसल अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये भी हमने पढ़ा था, बेसल 1 में कौन से थे, बेसल 2 में कौन से थे। तो शेयर होल्डर इक्विटी, उसमें मेनली जो मेन हाईएस्ट जो कैपिटल होती है वो वाली थी शेयर होल्डर इक्विटी, डिस्क्लोज्ड रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व। तो जो बेसल 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि शेयर होल्डर इक्विटी और डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स को लिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ओनली ए एंड बी, जो क्योंकि ये सी एंड डी हैं ये दूसरे वाले में थे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हैं वो क्या होते हैं, बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है और जो किस में आती है, टीयर 1 में आती है। अब विच अमंग द फॉलोइंग जो है कॉन्स्टिट्यूट्स टीयर 2 कैपिटल ऑफ बैंक अकॉर्डिंग टू बेसल अकॉर्ड। अब पूछा है कि टीयर 2 में कौन सी वाली कैपिटल को लेते हैं। टीयर 2 में आती है रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट्स एंड जनरल लोन लॉस रिजर्व्स। तो ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था कि थोड़ा ध्यान रखना पॉइंट्स का। तो ऑल ऑफ दी अबाउ करेक्ट, ये आंसर यहाँ पे ठीक है क्योंकि इसमें सारे ही रिजर्व्स को लिया जाता है।